नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए लगातार जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम पर्सिया था। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको हम पूर्व में यानी कि पहले पर्सिया के नाम से जानते थे। तो इसमें से किस देश का पुराना नाम पर्सिया था, तो ईरान का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ईरान का जो पुराना नाम था वह पर्सिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। थाईलैंड का पुराना नाम क्या था, श्याम था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य दो देश हैं, इनके भी सारे नाम आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था, ईरान का पर्सिया था, जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया था और नीदरलैंड का हॉलैंड था पुराना नाम। तो ये डिटेल भी आप याद कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें से किस देश को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमारा पड़ोसी देश जो भूटान है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से हम जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा अन्य तीन ऑप्शन जो आपके पास दिए गए, इनके भी कुछ अन्य नाम हैं, उनके भी कुछ उपनाम हैं, उनको भी आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अन्य देशों को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो थाईलैंड का उपनाम क्या है, तो थाईलैंड का उपनाम है सफ़ेद हाथियों की भूमि। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को हम कहते हैं, तो थाईलैंड को कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। वहीं एंटीलीज का मोती हम क्यूबा को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हम भूटान को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का देश हम रोम को कहते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था। जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सांची के बौद्ध स्मारकों का जो निर्माण था यह करवाया गया था मौर्य राजवंश के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मौर्य राजवंश के द्वारा सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं उनका जो निर्माण है वह करवाया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में डायरेक्टली इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ के का जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं ये मौर्य राजवंश के द्वारा स्थापित करवाए गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, सांची के जो स्मारक हैं, इनको जो है सांची का जो स्तूप है, इसको जो है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल किया गया है। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो 1989 में जो है सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। और सांची का स्तूप, ये जो सांची के बौद्ध स्मारक हैं, आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और सिविल सर्विसेज डे यानी कि नागरिक सेवाएं दिवस आपका कब मनाया जाता है।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल का जो दिन होता है इसको हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कब, तो 21 अप्रैल को नागरिक सेवाएं दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्य मित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक की यहाँ पे बात हो रही है। तो किसने जो है, मतलब किसको जो है पुष्य मित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो आप याद रखिएगा 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग था, जो कि एक मौर्य सेनापति भी था, इसने जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त को, किसको, तो अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या कर दी। और बृहदस्त की हत्या करने के बाद जो है शुंग वंश की जो स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो पुष्यमित्र शुंग था यह मौर्य सेनापति भी था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसी ने अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या की थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। समय क्या था, तो 185 ईसा पूर्व, ये डेट भी आप याद रखिएगा। 185 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना करी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पे था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की रैंकिंग क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान था 48वां, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है 48वें स्थान पे था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हुमा का झुका हुआ मंदिर किसको समर्पित है। हुमा का झुका हुआ मंदिर जो है किसको समर्पित है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हुमा का झुका हुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह आपको उड़ीसा राज्य में मिलेगा, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो भगवान शिव को समर्पित है, उड़ीसा के यह संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, महानदी के किनारे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो हुमा का झुका हुआ मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इनका नाम है मेघना अहलावत, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेघना अहलावत जो हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, पहले आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। स्टार्टिंग में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार था इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से, सूची से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या मानव अधिकार है। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है यह हमारा कौन सा अधिकार बन गया है, तो यह हमारा एक कानूनी अधिकार हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक संविधान संशोधन किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यह जो है आर्टिकल 300 क में मिलेगा आपको। आर्टिकल 300 क में जो है इसको स्थान दिया गया है तथा यह हमारा कानूनी अधिकार है। पहले यह आर्टिकल 31 में हुआ करता था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसको जो है आर्टिकल 31 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब इसको आर्टिकल 300 क में स्थान दे दिया गया है। अब यह हमारा क्या है, तो अब यह हमारा एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुर्शिद कुली खां कहाँ का गवर्नर था। मुर्शिद कुली खां जो है कहाँ का गवर्नर था, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में।
तो मुर्शिद कुली खां जो है कहाँ का गवर्नर था, तो यह आपका बंगाल का गवर्नर था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां बंगाल का गवर्नर था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का जो है नवाब रहता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, बंगाल का नवाब यह कब से कब तक रहता है, तो बंगाल का नवाब जो है 1713 से लेकर 1727 तक रहता है बंगाल का नवाब। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है। डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है, तो डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में करी गई थी, यानी कि किस अधिवेशन में करी गई थी। तो कांग्रेस का सबसे फेमस अधिवेशन कौन सा है, तो कांग्रेस का सबसे फेमस अधिवेशन कौन सा था, तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का सबसे फेमस अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी। कांग्रेस का जो लक्ष्य था वह पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन 1929 की जो है अध्यक्षता करी गई थी। घुटनों के जोड़ को क्या कहा जाता है, घुटनों के जोड़ को हम किस नाम से जानते हैं, तो घुटनों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, तो कोर संधि। इसको जो है घुटनों के जोड़ को हम कोर संधि या कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पे, इसको आप कोर संधि भी कह सकते हैं या इसको आप कब्जा संधि भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है हिंज ज्वाइंट। क्या कहा जाता है इंग्लिश में इसको, तो इंग्लिश में इसको जो है हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, घुटने के जोड़ को या तो आप कब्जा संधि कह लीजिए या कोर संधि कह लीजिए या हिंज ज्वाइंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है। तो आप याद रखिएगा, जो मछलियां होती हैं गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गिल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, पोकोड झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। पोकोड झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो पोकोड झील है आपको मिलेगी केरल राज्य में। तो इसके बारे में आप याद देखिए, केरल राज्य में आपको पोकोड झील देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी की अन्य जो 3 राज्य हैं यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें पाई जाती हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झील पाई जाती हैं। तो अष्टमुडी झील हो गई, वेम्बनाड झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वेम्बनाड झील जो है लैगून झील का भी एग्जाम्पल है, और जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता है इसी वेम्बनाड झील में ही होती है। इसके अलावा वेल्लाइनी झील और वद्दा का चेरा झील, ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको केरल में मिलेंगी। इसके अलावा तेलंगाना में आपको हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और दुर्गम चरेऊ, ये इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेंगी तेलंगाना में। गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं, तो नल सरोवर, हमीरसर, कांकरिया, थोल, लखोता, सुरसागर, ये इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेंगी गुजरात में। और पंजाब में कौन कौन सी झीलें हैं, तो हरीके, रोपड़ और कंजली, ये 3 इंपॉर्टेंट झीलें आपको याद रखनी है जो कि पंजाब में स्थित हैं, हरीके, रोपड़, कंजली। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, और भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा यानी कि ड्राई सॉइल किस एरिया में भारत की मिलती है। तो शुष्क मृदा आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राजस्थान में। ध्रुव तारे का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है ध्रुव तारे का दूसरा नाम। तो ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ध्रुव तारे को हम उत्तरी तारे के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ध्रुव तारे को उत्तरी तारा या पोल तारा भी कहा जाता है। यह उर्सा माइनर तारा समूह का सर्वाधिक चमकीला तारा भी है। तो इसके बारे में आप देखिएगा, जो ध्रुव तारा है यह उर्सा माइनर
तारा समूह का सर्वाधिक चमकीला तारा भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का? तो जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में तैरते हैं, समुद्र की गहराइयों तक जाते हैं, उनके द्वारा सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम, इन दोनों गैसों का जो प्रयोग है गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम। कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद पीले बादलों से बना हुआ है? इसमें से कौन सा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद बादलों से बना हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल और पीले बादलों से बना हुआ है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा यह जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है, इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आकार एवं बनावट की समानता के कारण ही पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तथा शुक्र ग्रह को हम भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। तथा यहाँ का जो तापमान है सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 90 से लेकर 95% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वह सबसे ज़्यादा होता है। तथा यह सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? इसमें से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वौथा मेला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वौथा मेला जो है यह गुजरात का पशु व्यापार मेला है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही है। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला उत्सव का जो आयोजन है यह आपका कहाँ पर होता है? तो मुंबई, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में किस प्रकार के लिबर्टी का, किस प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है? तो हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में 5 प्रकार के लिबर्टी, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता की बात नहीं करी गई है, बल्कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हमारे प्रस्तावना में करी गई है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात जो है हमारे प्रस्तावना में करी गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र हमारे प्रस्तावना में है। वहीं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जो जिक्र है हमारे प्रस्तावना मिलेगा। वहीं हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के जस्टिस की बात करी गई है। कौन कौन सी 3 प्रकार के न्याय हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है हमारे प्रस्तावना में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक थे एवी अलेक्जेंडर, एक थे पैथिक लॉरेंस। लेकिन लिन लिथगो जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लिन लिथगो जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा संघाई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, संघाई में।
आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो कितने क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चे तौर पर सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, जैसे खेती हो गया, उत्खनन का कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी जो हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, जैसे जितने भी आपके उद्योग आते हैं, जैसे लौह और इस्पात उद्योग हो गया, वाहन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, ऐसे भी आपके द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो मेनली आप याद रखिएगा, आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें उद्योग के जितने भी एरिया हैं सारे उद्योग आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आपके जितने भी कृषि कार्य हो गए, मछली पालन हो गया, इसके अलावा उत्खनन के जो कार्य हो गए, पशुपालन हो गया, ऐसे भी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वहीं आपका जो तीसरा क्षेत्र और सबसे मूल्यवान क्षेत्र माना जाता है, जो आधुनिक समय में हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा वो हमारा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तथा वर्तमान में हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह सर्विस सेक्टर का ही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो तीन आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो अभी मैंने बताया था, सेवाएं जितने भी आपके सर्विसेज होती हैं आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो माता टीला बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा माता टीला बांध। अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग हम किसे कहते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग हम जमशेदपुर को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर सामान्य मूल्य स्तर लगातार बढ़ रहा है, वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ रहा है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? महंगाई जो है लगातार बढ़ते जाती है और जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कम होता है, यानी कि जो मनी होता है, जो मुद्रा होता है, उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है और वस्तुओं का दाम जो है बढ़ते जाता है। तो इसी को हम महंगाई कहते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, इसी को हम हिंदी में मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 था MTS और CHSL की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।